लजीज, जायकेदार, जबरदस्त, यूनिक टेस्ट वाला दाल मखनी और बटर चिकन। नाम सुनते ही पहला ख्याल किसका आता है? दरियागंज का। जी हाँ, दरियागंज का दाल मखनी और बटर चिकन में कोई जवाब नहीं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियागंज रेस्टोरेंट, जिसकी चर्चा शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के बाद से देश भर में हो रही है। आज जानेंगे स्वाद का राज और उनसे मिलवाएंगे जिनके दोस्त ने अपनी दादी जी के स्वाद को बरकरार रखा और हर महीने 3 करोड़ का टर्नओवर लेकर आते हैं। चले जानते हैं क्या है इस स्वाद का राज और क्या है कामयाबी का भी राज। और इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है CEO एंड को फाउंडर ऑफ दरियागंज, अमित बग्गा जी। अमित बग्गा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित जी, पहला सवाल तो यही होगा मेरा कि क्या दाल मखनी और बटर चिकन के असली फाउंडर, ओरिजिनल फाउंडर दरियागंज है? बिल्कुल। ये कहानी बहुत पुरानी है, 1947 की कहानी है। मेरे बचपन के दोस्त राघव जग्गी, वो और मैं जो बचपन से दोस्त थे, हम सेंट कोलंबस स्कूल से हैं, 5 साल की उम्र से हम दोस्त थे। और हम कुछ साल पहले मिले, बात हो रही थी, ये बात है 2016 की, जब राघव ने मुझे बताया कि उसके ग्रैंडफादर बटर चिकन और दाल मखनी के इन्वेंटर हैं। मेरा भी ऐसा ही रिएक्शन था, क्या जी ऐसा है सही? बट देन ही शोड मी, उसने दिखाया मुझे उसकी फैमिली की पूरी पार्टनरशिप डील्स पुरानी, जिस रेस्टोरेंट में उन्होंने इन्वेंट किया था। मैं उनके दादाजी को खुद मिला 2017 में, ही वॉज 95 ईयर्स ओल्ड। कुंदलाल जग्गी जी जो सबसे हम्बल आदमी थे, उनको मैं मिला, उनसे बात हुई, सारी स्टोरीज पता चली। यहाँ से मुझे पता चला कि उनके ग्रैंडफादर ने बटर चिकन और दाल मखनी, जो दुनिया की सबसे फेमस डिशेज है, वो उन्होंने इन्वेंट करी थी। तो उन्होंने वो इन्वेंट करी थी 1947 में। एक रेस्टोरेंट खोला था उन्होंने, उस एरिया में खोला था, जिसका नाम था दरियागंज। तभी हमारा रेस्टोरेंट का नाम दरियागंज है। तो उस एरिया से पड़ा आपका रेस्टोरेंट? यस, जहाँ दरियागंज में ही बटर चिकन दाल मखनी इन्वेंट हुई थी। और फिर 1992 में उनके ग्रैंडफादर ने वो बिज़नेस को छोड़ के रिटायर हो गए थे। तो ये बहुत सालों बाद, ऑलमोस्ट 30 साल के बाद, या मतलब 27 साल के बाद, मैं राघव के पास गया और मैं बोला कि लेट्स रिवाइव द लेगेसी ऑफ योर ग्रैंडफादर। तो ये हमारा मोटिव था ये रेस्टोरेंट खोलने का। और ये भी मोटिव था रेस्टोरेंट खोलने का, अपार्ट फ्रॉम लेगेसी रिवाइव करने के लिए, कि किसी तरह पुरानी इंडियन कुजीन को रिवाइव करना। क्योंकि आज के दिन में लोग काफ़ी मॉडर्न फ्यूजन इंडियन कुजीन सर्व कर रहे थे। तो हमने सोचा कि कुछ, कहते हैं ना, जैसे स्टीव जॉब का कहना है कि इट्स नॉट अबाउट ओनली डूइंग डिफरेंट थिंग्स, अबाउट डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। तो कुछ अलग करने के अलावा अलग तरीके से भी करना ज़रूरी है। हमने सोचा कि हम इंडियन कुजीन को फिर अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे, और वो अलग था तरीका कि पुराने स्टाइल में वापस लेके आना। ये हमारा ब्रांड का फाउंडेशन है। तो मुझे, अगर मैं बात करूँ रेस्टोरेंट की, तो रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा क्लटर्ड मार्केट है। तो आपका यूएसपी क्या है? क्योंकि कैसे दाल मखनी और बटर चिकन बाकियों से डिफरेंट है आपका दरियागंज का दाल मखनी बटर? सबसे पहली बात तो हमारा सबसे बड़ा यूएसपी जो हमारी स्टोरी है, तो हमारी कुंदलाल जग्गी जी की जो फैमिली की लेगेसी है, राघव मेरे जो पार्टनर, उनके ग्रैंडफादर की लेगेसी है। वो लेगेसी तो कोई मैच नहीं कर सकता। और ये जो रेसिपीज़ हैं, हमने वही उनसे सुन के, उनसे सारी नोट्स लेके, उनकी प्रॉपर उर्दू के जो नोट्स देख के, हमने पुराने की रेसिपी को रिक्रिएट किया। और ये रेसिपी जो है, ये बहुत गोज़ बैक टू ओल्ड इंग्रेडिएंट्स, ओल्ड टेक्निक्स, जो हमारी सीक्रेट है। और वही अगर आप हमारे खाने को खाएंगे तो आपको एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लगेगी, आपको जो फील होगी, कि आपको हैवी फील नहीं होगा। बिकॉज हमारे खाने में बहुत प्योर और सिंपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और हम अपने इंग्रेडिएंट्स पे बहुत ध्यान देते हैं। तो वो कभी आपको हैवी फील नहीं कराएगा। और हमारा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि आजकल की जो जनरेशन है, जो यंगर जनरेशन है, वो ज़्यादा और कुजीन्स की तरफ जाती है। हमने बोला कि क्यों ना हम नॉर्थ इंडियन कुजीन को फिर से फैशनेबल करेंगे, लोगों को वापस लेके आएंगे इस कुजीन में। उसके लिए बड़ा ज़रूरी था ये सिंपल कुजीन को वापस रिक्रिएट करना और सबको वही पुरानी कुजीन देना। तो ये हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है, जो हम सबसे अलग है, कि हमारी जो प्राइसिंग है वो बड़ी एकदम रीजनेबल प्राइसिंग है हमारी। जैसे जो मैंने शार्क टैंक में भी कहा था कि हमने एक बीच में स्वीट स्पॉट देखा। एक मार्केट थी जो 700-800 रुपये पर पर्सन वाली, और मे बी उससे नीचे वाली, जो थोड़ी अफोर्डेबल, बहुत ज़्यादा लो प्राइस वाली जो मार्केट होती है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल मार्केट होती है। और एक होती है लग्जरी, जो 1400-1500 पर पर्सन के हिसाब से होती है। हमने बोला है बीच में ये स्पॉट पूरा खाली है, जो 1000-1100 रुपये के आसपास का है। तो वही स्पॉट हमने पकड़ा, वो सबसे स्वीट स्पॉट है। नीचे वाले, जो नीचे इकोनॉमी से लोग अपग्रेड होकर उसमें आ जाते हैं। चाह रहे कि बहुत ही अफोर्डेबल है दरियागंज का। यस, सारी कुजीन की बात करें तो और क्या क्या है? कुजीन हमारी नॉर्थ इंडियन ही है, हम सिर्फ नॉर्थ इंडियन कुजीन सर्व करते हैं। और हमारा लाइक आई सेड कि जो इकोनॉमिकल वाला प्राइसिंग वाले लोग हैं, वो अपग्रेड हो जाते हैं, क्योंकि उनको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है। और जो लग्जरी में उनको लगता है और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है और कम प्राइस में मिल रहा है, तो हम वैल्यू फॉर मनी एक ऑफरिंग देते हैं, और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते।
क्वालिटी पे। शार्क टैंक इंडिया की बात की आपने, हाँ तो जी। यू पिच्ड 90 lakhs फॉर 0.5% इक्विटी, दैट टू एट अ वैल्यूएशन ऑफ 180 crores। हाँ जी, तो वो बिल्कुल। डील क्या हुआ फिर, किसने वो डील के बारे में बताया, और हाँ जी, हाँ लास्ट जी। में वो आखिर में कितना मिला? सो उस टाइम जब हम जो हमने ये एक्चुअली जो शूटिंग हुई थी हमारे शो की, वो about 4 महीने पहले हुई थी। तो उस टाइम जो हमारा ARR, जो हमारा एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू जो उस टाइम चल रहा था, रन रेट हमारा, वो उस टाइम चल रहा था अबाउट 40 करोड़ का, एंड हमने मांगा था 4.5x ऑफ रेवेन्यू। तो 180 करोड़ इसलिए इस हिसाब से मांगा था। और हम ऑब्वियसली उसमें आपने सबने देखा हो तो हम पॉजिटिव EBITDA भी है हमारा। और हमने ये क्यों मांगा था 4.5x, बिकॉज हमने मार्केट में चेक किया तो जो हमारे कंपटीशन में आते हैं कुछ लिस्टेड कंपनीज जैसे बार्बिक्यू नेशन है, तो वो सब 5x पे ही ट्रेड हो रही थी। तो हमने सिमिलर मल्टीपल मांगा, जबकि हम और ग्रोथ स्टेज पे हैं। तो ये रीज़न था मांगने का। और फिर बात तो हमने जब मांगा तो पहली चीज़ तो अमन जब मिले, सबसे पहले जब आए सामने, उन्होंने बोला आपके रेस्टोरेंट में पहले आया हूँ, और उन्होंने हमारे प्रोडक्ट के बारे में बहुत तारीफ़ करी, हमने आपके रेस्टोरेंट बहुत खाना खाया है, आपका खाना बहुत अच्छा है, मैं तो फ़ैन हूँ। हमारे वही बहुत बड़ी खुशी थी कि सबसे बड़ी बात कि आते ही लोगों ने हमारे खाने की तारीफ़ करी। तो अमन से हमारा आई बी वेरी ऑनेस्ट, हम सबने, हमको विनीता ने भी ऑफ़र दी और बात और भी हुई, और मतलब अनुपम से भी बात चली, बट हमने ज़्यादा ध्यान अमन की तरफ दिया था। तो वो अमन सॉफ्ट कॉर्नर क्या बन गया था आपके दिल में? वो भी क्योंकि बटर वो चिकन पहले के से फैन। जानते थे। नहीं, वो तो नहीं, हम जानते नहीं थे नहीं एक्चुअली। वो पहले से दरियागंज को जानते थे, इसलिए वो वहाँ शायद- गए तो उन्होंने जब कहते हैं ना कि हर ब्रांड में उसको होना चाहिए जिसका उस ब्रांड के लिए पैशन हो। हाँ। तो उनका जो पैशन दिखा हमको, तो हमने बोला कि यार इनको ब्रांड में लाना चाहिए। और एक और चीज़ ये भी थी कि हमको पता था कि वो बटर चिकन फ़ैन है, और हमको नहीं पता कि हमारे बटर चिकन के फ़ैन है। तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। सो हमने थोड़ा सा उनकी तरफ फोकस किया था। जी। एंड सो उसके बाद जब हम उनसे बात हुई, नेगोशिएशन हुई, उन्होंने फिर नेगोशिएट करके 1% लिया 90 लाख में। हमने वो वैल्यूएशन उनके लिए कम इसलिए करी, और अब वो अकेले जो हम वो 1% दे रहे थे, वो 90 लाख से अकेले नहीं आ रहा था, साथ में अमन की गाइडेंस भी आ रही थी, उनकी मेंटरशिप भी आ रही थी, और वो तो फिर इनवैल्यूएबल है ना। और प्लस सबसे बड़ी बात, हम जो वहाँ पर डील करी हमने, और हमारा जो नेशनल टीवी पे एयरिंग हुई, वो एक अलग ही पब्लिसिटी थी। तो आई थॉट कि हमको बहुत कुछ मिल रहा है डील करने से, तो हमने इसलिए वो कम वैल्यू में करी। जी, तो ज़्यादा डिफिकल्ट किस जज को पिच करना था शार्क टैंक में? आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट नमिता को था, उनको कन्विंस करना थोड़ा आसान नहीं है। हाँ, देखा सबने एपिसोड, वो शी वाज नॉट कन्विंस्ड कि आपका कुछ डिफरेंट है दाल मखनी या फिर है तो सही, बट उन्होंने तारीफ करी खाने की, आप सांसे सुनेंगे खाना अच्छा लगा आपको, उनको लग बोला उन्होंने। बट उनको एक्चुअली उन्होंने वही बात अपनी बोली थी कि मेरी ये एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट पहले से कर रहे थे। इनफैक्ट मैंने वहाँ बोला भी था कि मेरे 10 साल का बेटा है, उसने भी ये बोला था कि नमिता आपको ये बोलेगी, ये मेरी, या दिस इज नॉट माई एक्सपर्टीज, वही हुआ। सही बात है। तो शार्क टैंक के बाद कितना फेम मिला, या फिर क्या पॉजिटिव साइड आप शार्क टैंक के बाद देखें? ऑनेस्टली हम ऑलरेडी टचवुड वी आर डूइंग वेरी वेल इन ऑल आवर रेस्टोरेंट। हमारे दिल्ली में भी 5 रेस्टोरेंट और 2 क्लाउड किचन है, और सब अच्छे प्रॉफिट कर रहे हैं, सब अच्छे चल रहे थे। तो हमको ये ज़रूर हुआ कि जहाँ शार्क टैंक में जाने के बाद सडनली देयर हैज़ बीन अ ह्यूज स्पाइक ऑफ पीपल हु कम ऑन आवर सोशल मीडिया, जो हमारे पास आके हमारे पेज को फॉलो कर रहे हैं। हमारे अराउंड अब 8-9 हज़ार फॉलोअर्स बढ़ गए हमारे को, कम से कम 25-30 लाख व्यूज़ मिले हैं हमारे वीडियोस को, जो हमने पोस्ट करे हैं। और जो शार्क टैंक में हमारा एपिसोड एयर हुआ था, उसकी TRPs भी निकली हैं, जो अवेलेबल है ऑलरेडी। उससे हमको देखा हमने तो 37 लाख लोगों ने हमारा शो देखा था। तो एंड और लाइव टीवी पे। और अब इनके जो रिपीट होंगे और वहाँ पर जो सोनी लिव ऐप पे आएगा वो अलग। तो आप सोच सकते हैं कि ऑल दिस, ये सारी जो पब्लिसिटी है, इट्स वर्थ ऑलमोस्ट मतलब इट्स वर्थ एटलीस्ट 9-10 करोड़, बट उसकी भी वैल्यू का अलग है, मतलब जो खरीद सकते हैं आप। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी पब्लिसिटी थी। तो और हमारे साथ एक और चीज़ ये हुई है कि हमको दुनिया भर से कॉल्स आ रही है, हमको कॉल्स आ रही हैं कनाडा से, सिंगापुर से, इवन प्लेसेस लाइक साउथ अफ्रीका, सब जगह से फ़ोन आ रहे हैं, एटलीस्ट 10 कंट्री से फ़ोन आए हैं कि हम आपके ब्रांड को यहाँ लाना चाहते हैं। तो हमने बोला हम ज़रूर इवैल्यूएट करेंगे, हम इतनी जल्दी नहीं करना चाहते, हम पूरा अभी इंडिया मार्केट में फोकस कर रहे हैं, बट हम इस साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर तक ज़रूर इंटरनेशनल मार्केट में भी जाएंगे। और एटलीस्ट मुझे कम से कम इतने कॉल्स मैसेजेस आए हैं, ऑलमोस्ट 130 फ्रेंचाइज क्वेरीज आई हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्स जो आया है शार्क टैंक का, हमारी सेल्स जो है वो ऑल वीक ऑन वीक हमने जब देखा तो 50% हाइक है। एंड और ये 50% नॉर्मली, वो अगर मैं सब बताऊँ, अगर हमारा रेस्टोरेंट ऐसा है कि हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है रेस्टोरेंट में, अगर मेरी 60 सीटर है तो मैं 120 लोग तो नहीं बिठा सकता, पर डिमांड इतनी थी कि अगर मेरे पास इतनी सीटिंग होती तो हम 4x भी रेवेन्यू कर लेते। सो हमारा डिलीवरी बिजनेस 2x हो गया, डबल हो गया। हमारा डाइन इन बिजनेस जो लिमिटेड होता है सीट से, वो ऑलमोस्ट 35-40% हुआ। तो एवरेज हमारा 50% हाइक इन बिजनेस आया।
एंड आई फील इसमें 50% में से जो थोड़ा इनिशियल रहता है हाइक, ये 20-25% कंसिस्टेंटली रहेगा. दैट्स ग्रेट. यस, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग. तो पैन इंडिया आपके कितने आउटलेट्स हैं? सो जैसे मैंने बताया आपको कि अभी हमको ना बहुत सारी क्वेरीज आई हैं दुनिया भर से लोगों से, हर तरह से, मतलब फ्रेंचाइज की क्वेरीज, हर तरह की क्वेरीज हमको आ रही है. एंड हमारा फोकस अभी ये है कि हम अभी जैसे हमको ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज से क्वेरीज आई कि साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, हर जगह से. ओवरसीज हाँ मार्केट जी. में सोच रहे हैं फिर आप एक्सपैंड करना? सो हमारा प्लान ये है कि हम साल के एंड या नेक्स्ट ईयर तक वी विल एंटर द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल. सो अभी जो हमारा प्लान है कि हम इंडिया मार्केट में फोकस करें. एंड इंडिया में हम जो एक्सपैंड करना चाहते हैं, हम पहली बात तो हम कोशिश, हमारा यही है प्लान कि हम अपनी सारी कंपनी ओन आउटलेट्स ही खोलें. कंपनी ऑपरेटेड तो 100% होंगी. हम वो मॉडल में बिलीव नहीं करते फ्रेंचाइज ऑपरेटेड मॉडल में, जहाँ आप ब्रांड की फ्रेंचाइज किसी और को दे रहे हो, ब्रांड तो चला आप रहे हो. सेल्फ ओन्ड पर सेल्फ ऑपरेटेड ऑल्सो. सो देयर इज ऑल्सो हमने एक मॉडल क्रिएट किया है कि किसी को हमारे से इन्वेस्ट करना है. हमारा टिकट साइज अगर 2 करोड़ का है आउटलेट का, वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको हम इंस्टेड कि हम एक फ्रेंचाइज फी ले, जो रॉयल्टी लें पर मंथ, रेवेन्यू शेयर लें, उनको रेवेन्यू शेयर दे देते हैं. और उल्टा कर देते हैं कि वो इन्वेस्टर बन के रहें, उनको रिटर्न मिलती रहती है, रेवेन्यू शेयर वो देख सकते हैं. पर हम चाहते हैं, देखो मेरा कहने का रीज़न ये है कि मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका एक ब्रांड है जी. और वो आप खुद चलाओगे, तो वो किसी और को अगर आप चलाने को दोगे, वो सेम पैशन से नहीं चला यू पाएगा. डोंट बिलीव इन फ्रेंचाइजी मॉडल? फ्रेंचाइजी नो, द ट्रेडिशनल फ्रेंचाइज मॉडल डजंट वर्क. और मैं कहूँगा कि एक और चीज़, अगर कोई फ्रेंचाइज के लिए मेरे पास आए और बोले मेरे पास आपको मैं 50 लाख फ्रेंचाइज फीस देता हूँ और मैं रेस्टोरेंट में ही चलाता हूँ, मैं तो बड़ी क्लियरली बोलता, फिर आप खुद ही ब्रांड के लिए बना लेते 50 लाख. आपको अगर आपको ही चलाना है, मेरी जरूरत क्या है. तो अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो दिस फिस्कल ईयर आपका रेवेन्यू क्या था? सो हम इस साल, हमारा रेवेन्यू अभी 2 महीने बचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, हम इस साल 40 करोड़ का रेवेन्यू क्लोज कर रहे हैं. जैसे बताया आपको, हमारी वो ARR 40 करोड़ की थी, उतना ही हम क्लोज कर रहे हैं इस साल. और अगले साल हमारा प्रोजेक्शन इज 90 करोड़. तो कुछ आने वाले साल में आप ग्रोथ एक्सपेक्ट करें 90 करोड़? हमारा ऑलमोस्ट 2.2x हो गया. अगर आप देखिए 40 को मैं 90 करोड़ करने का हमारा प्लान है. और हमारे जो करंट आउटलेट्स हैं, हमारी अभी 5+2 है, जिसमें 5 CDR और 2 क्लाउड किचन है. हम उसको मल्टीप्लाई करके हम 7 CDR आउटलेट्स खोल रहे हैं और 7 और क्लाउड किचन भी खोल रहे हैं. तो जब आप न्यू रेस्टोरेंट खोलते हैं तो कितना मुश्किल होता है एबिटा पॉजिटिव होना, और क्या आपके सारे रेस्टोरेंट एबिटा पॉजिटिव? यस, सो हम बड़ी स्ट्रांगली अपना बिड्डा मॉनिटर करते हैं और हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है प्रॉफिटेबल होना. हमने हर आउटलेट को इंडिविजुअली भी देखते हैं, ओवरऑल ब्रांड को भी देखते हैं. तो हमारा थैंकफुली हमारा हर आउटलेट अपनी आउटलेट लेवल EBITDA पॉजिटिव है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. और एक रेस्टोरेंट को EBITDA पॉजिटिव होने में हम देते हैं मैक्सिमम 6 महीने, पर टचवुड कभी हमारा फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड महीने में भी हो जाता है पॉजिटिव. बट 6 महीने का टाइम दिया जाता है. 6 महीने से ऊपर नहीं जाना चाहिए. तो 6 महीने से ऊपर गया तो आपके चांसेस बहुत है आपका रेस्टोरेंट नहीं चला और बंद भी हो सकता है. 6 महीने इज वेरी बिग डिसाइडिंग फैक्टर. क्रूशियल पीरियड. जैसे एक पिक्चर रिलीज होती है तो पहले वीकेंड में डिसाइड हो जाता है ये चलेगी कि नहीं. तो वैसे ही 6 महीने हमको मिलते हैं. 6 महीने में अगर चल गया तो चल गया, वरना फिर बड़ा मुश्किल है. तो आपका फोकस क्या है, कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट या फिर क्लाउड किचन पे? हमारा इक्वल एक हाइब्रिड फोकस है. हमने बात रियलाइज़ करी कि एक कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट, जब वो हमने 5 रेस्टोरेंट बनाए, बहुत चल रहे हैं और उसमें डिलीवरी की बहुत कॉल्स आती थी, तो हम इतनी डिलीवरी कर ही नहीं पाते थे क्योंकि रेस्टोरेंट किचन बहुत छोटा है, मैं वो केटर नहीं कर सकता, डिमांड पड़ी थी. तो हमने कहा चलो कुछ क्लाउड किचन भी बनाते हैं. कुछ क्लाउड किचन बनाए, उनमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया क्योंकि जो लोग फिर रेस्टोरेंट में नहीं आ पाते तो वो वहीं से मंगा लेते खाना. पर आई फील अब दोनों को अगर आप अलग कर दो तो वो इट्स नॉट अ फीजिबल मॉडल. अगर आप बोलोगे सिर्फ मैं क्लाउड किचन चलाऊँ, वहाँ पर वो कस्टमर आपके पास जितना भी मार्केटिंग कर लो, उसको एक ट्रस्ट फैक्टर तब आता है, वो एक फिजिकल रेस्टोरेंट किसी का देखता है. सो आई फील दैट कि एक क्लाउड किचन बड़ा मुश्किल होता है चलाना. और जितना रेस्टोरेंट का फेलियर रेट का चांस ज़्यादा है, तो क्लाउड किचन का उससे भी ज़्यादा है. तो एक कस्टमर को ना पूरा आपको आप पे ट्रस्ट नहीं आता जब तक आपका फिजिकल रेस्टोरेंट ना देखे. सो अगर वो हमारा फिजिकल रेस्टोरेंट देखता है, फिर घर जाके ऑर्डर करता है, उसको पता है एक जगह देखी है, उसको अच्छा रेस्टोरेंट स्टैंडर्ड मेंटेन करता है. पर वो क्लाउड किचन से ऑर्डर करा है, उसको बिल्कुल ही एकदम सस्पेंस है कि वो कैसा होगा ब्रांड, कहाँ कैसे चलाते होंगे, खाना अच्छा होगा नहीं होगा, क्या क्वालिटी सेफ्टी मेंटेन करते होंगे कि नहीं करते होंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अपने ब्रांड का एक हाइब्रिड वर्जन रखें. आजकल आप बड़े से बड़े, इवन जो बड़े से बड़े ब्रांड आप देखें वो ऑफलाइन भी आ रहे हैं, कि हम ऑफलाइन एक हमारा एक्सपीरियंस सेंटर कहते हैं वो. सो वही उस तरह हमारे रेस्टोरेंट भी हमारा एक्सपीरियंस सेंटर है और ऑनलाइन ऑर्डरिंग देन कॉल क्लाउड किचन. फिजिकल प्रेजेंस बहुत जरूरी है. बहुत ज़रूरी है. हाइब्रिड मॉडल, लाइक आई सेड, फिजिकल प्रेजेंस एक हाइब्रिड मॉडल होना बहुत ज़रूरी है.
तो अभी आपका मार्जिन क्या है और क्या बढ़ती महंगाई के कारण आपके मार्जिन पे कोई प्रेशर बनता है? हाँ जी, बिल्कुल बना। हमारा जैसे जब हम शार्क टैंक गए थे, मैंने बताया था कि हमारा आउटलेट लेवल मार्जिन अबाउट 21% है। वो अबाउट 2 महीने जब उसके बाद इन्फ्लेशन की वजह से बहुत चीज़ों के प्राइसेस बढ़ गए थे, वो 3-4% से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था। पर फिर हमने बहुत सारे मेजर्स लिए, थोड़ा-सा प्राइस भी बढ़ाया। जी। तो हम पर कीपिंग इट वेरी लिटिल प्राइस हाइक टू कवर अप दैट इन्फ्लेशन। सॉरी, हमने सैलरीज़ भी बढ़ाई थी अपनी, हर एनुअल इंक्रीमेंट था। तो हमने वही अब वापस मार्जिन को मेंटेन कर रहे हैं, 20-21% मेंटेन करते हैं आउटलेट लेवल का। और उसके अलावा हमारे कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो कट के फिर हमारा जो बचता है वो एक कॉर्पोरेट बिड्डा बचता है। बट वो कॉर्पोरेट बिड्डा हमारा हमेशा डबल डिजिट रहता है, पॉजिटिव रहता है। दैट्स ग्रेट। हाँ जी। तो आपका सोर्स ऑफ फंड्स क्या है? अभी तक सारा सेल्फ फंडेड है। मी एंड माय फ्रेंड राघव, जो हमने वैसे बताया था शार्क जी। टाइम में, हम दोनों ने, और हमारे एक फ्रेंड हैं जो उनकी अपनी एक फैमिली ऑफिस है VVLS, हम तीनों ने मिलके मेजॉरिटी सारे पैसे लगाए। और कुछ छोटे बहुत हमारे दोस्त और भी हैं जिन्होंने कुछ छोटे अमाउंट्स लगाए हैं। मेजरली हम सब तीनों ने मिलकर लगाए हैं। एंड बट हम अब थोड़े अब हम इंस्टीट्यूशनल फंडिंग के लिए भी सोच रहे हैं। हम चाहते हैं पर अपने रेवेन्यू को और आगे बढ़ाएं, हम अपने रेवेन्यू को 100 करोड़ की रन रेट पे लेके आएँ, फिर हम फंड रेज करें। जी जी, बहुत बहुत। एक आखिरी सवाल अमित जी, कि आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में कभी आप कोई भी फेलियर को, अपना फेलियर से कभी डरे ना। जी। वो स्टेपिंग स्टोन है। मैं खुद भी मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, जब मैंने 5 साल पहले ये रेस्टोरेंट शुरू किया था, उसके पहले मैं कुछ रेस्टोरेंट्स में मेरे बंद हो गए थे, तो और मैं काफ़ी उस टाइम रिजेक्टेड था कि मैं क्या करूं। बट समहाउ मैंने वो एक परसेवरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो वही कहूँगा कि परसेवरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अपनी लाइफ में कि हर चीज़ के पीछे लगे रहो, सक्सेस मिलेगी। एंड आई थिंक कभी भी फेलियर से डरना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत थैंक यू वेरी फॉर योर टाइम। थैंक यू। तो ये थे अमित जी, जिन्होंने फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस और परसिवरेंस इज द की, ये एक मैसेज यंग एंटरप्रेन्योर्स को दिया है। और उन्होंने सारे आंसर्स हमारे दर्शक के सामने रखे, सारे सवाल के जवाब आपको दिए। और दरियागंज आके ज़रूर आप एक बार टेस्ट करें दाल मखनी और बटर चिकन, यहाँ का फेमस, बहुत ही अल्टीमेट टेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया जी अमित जी। थैंक यू। कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ मैं श्रेया ठाकुर, बिस्तक, नोएडा।